हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आप लोगों का एक उत्तर होगा कि आखिर मैं इतने दिन से कैमरा के सामने क्यों नहीं आ रहा था। तो मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स निकल चुके थे, जिस कारण से मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो चुका था, इसलिए मैं कैमरा के सामने नहीं आ रहा था। हाल फिलहाल में थोड़ा मोड़ा सही हुए, इसलिए मैं सोचा कि कैमरा के सामने से ही पढ़ाया जाए। लेकिन आपको डेली डेली वीडियोस मिलती रही, फिर भी आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसका बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। और उसका नाम आपने सुना भी होगा, उसका नाम है सक्रियता श्रेणी, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर इसके महत्व क्या है, कौन कौन से तत्व आते हैं इसके अंतर्गत, आखिर सक्रियता श्रेणी का कहना क्या है, ताकि बोर्ड एग्जाम में पूछे तो हम पूरा सटीक उत्तर लिखे, ताकि एक भी नंबर हमारा मिस ना हो। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज की इस वीडियो में, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्रियता श्रेणी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एक पॉइंट्स, हर एक पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आपका मिस ना हो। इसी का दूसरा नाम क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसी का दूसरा नाम है। इसके बाद आखिर सक्रियता श्रेणी कहते हैं किसे, इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। सक्रियता श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सक्रियता श्रेणी तत्वों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है। आपको समझ में आ चुका होगा कि जो सक्रियता श्रेणी होती है ना, ये तत्वों का एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें जो तत्व होते हैं वह अपने उनके घटते क्रियाशीलता के आधार पर उन्हें रखा जाता है। एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें तत्वों को उनके घटते क्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है। यानी सबसे अधिक क्रियाशील तत्व सबसे ऊपर, उससे कम उससे नीचे, उससे कम उससे नीचे, जो सबसे कम रहेगा जिसकी क्रियाशीलता वो सबसे नीचे रहेगा। कहने का मतलब यही है। यानी सक्रियता श्रेणी, मैं आपको टोटली चीजें लिख कर बताऊंगा। तत्वों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें तत्वों को उनके घटते क्रिया उनके आप एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा कि जो सक्रियता श्रेणी होती है, यह इसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और यह तत्वों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो तत्व होते हैं वह उनके क्रियाशीलता के आधार पर बटे होते हैं। यानी सबसे अधिक क्रियाशील तत्व सबसे ऊपर, सबसे कम क्रियाशील तत्व सबसे नीचे, यानी उनके क्रियाशीलता के घटते आधार पर उन्हें क्या रखा जाता है उस श्रेणी के अंतर्गत। अब इस श्रेणी के अंतर्गत किन किन तत्वों के नाम है इसके बारे में जान लेते हैं। किन किन तत्वों के नाम है, पहला है सोडियम, नहीं पहले है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस,
ये रहे 13 तत्व। इनका नाम क्या है? पोटेशियम। इनका नाम मैं आपको ओरली बता देता हूँ, लिखूंगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है कैल्शियम, इसका नाम है मैग्नीशियम, इसका नाम है एल्युमिनियम और इसका नाम है जिंक, जेड एन रहेगा। इसका नाम है फेरस यानी जिसे आयरन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है लेड जिसे सीसा भी कहा जाता है, पीबी। इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है कॉपर, इसका नाम है पारा, इसका नाम है क्या हो जाएगा हमारा? सिल्वर। और इसका नाम है सोना, यानी जो सोना होगा वो सबसे नीचे स्थित होगा। क्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत इतने जो तत्व होते हैं इसमें शामिल होते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ महत्व के बारे में बता देता हूँ। बोर्ड एग्जाम में आखिर क्वेश्चन कैसे बनेगा एक बार इस पर भी फोकस कर लीजिए। सक्रियता श्रेणी क्या है? इसमें उपस्थित तत्वों का नाम तथा इनके महत्व या फिर लाभ को बताइए। तो ये चीजें यहाँ तक हो गई। इसके अंतर्गत उपस्थित तत्व भी हो गए। सक्रियता श्रेणी कहते किसे? ये चीजें भी जैसे कि हो चुकी हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर सक्रियता श्रेणी की महत्व या फिर लाभ क्या है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। 4 नंबर का या 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ये जो टोटली प्रश्न है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में टोटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं आपकी सक्रियता श्रेणी का महत्व या फिर लाभ। आखिर महत्व या फिर लाभ क्या है मैं आपको पहले समझाऊंगा, इसके बाद ही आपको लिख कर चीजें बताऊंगा। किसका महत्व या फिर लाभ? सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। मैंने आपसे कहा सक्रियता श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपको थोड़ा भी डाउट में नहीं रहना है। अगर आपसे पूछ लेता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या कहते हैं तभी आप चीजें यही लिखेंगे। अगर आपसे सक्रियता श्रेणी के बारे में पूछता है तो भी आप यही चीजें इंक्लूड करेंगे। आखिर इसके महत्व क्या है? आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी हाइड्रोजन से उपस्थित, हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा होगा। और इससे ऊपर स्थित धातु कौन सी? एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये सक्रियता श्रेणी में उपस्थित सारे तत्वों के नाम क्रम से याद है तभी आप आगे आने वाले प्रश्नों को इस चैप्टर में कर पाएंगे। अगर नहीं याद है तो आप इसके न्यूमेरिकल को छू तक नहीं पाएंगे, या फिर जितने भी इक्वेशन आएंगे बैलेंस करने के लिए या फिर भरने के लिए उन्हें आप नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी यही है कि आपको इन चीजों को रट लेना है। मैंने याद किया था, रटा नहीं था, बल्कि मैंने ट्रिक के द्वारा याद किया था। मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता, बहुत गलत गलत चीजें उसमें ऐड करके याद किया हूँ। जब चीजें जैसे अच्छा करने के लिए हो तो गलत चीजों का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। तो हम जानते हैं कि आखिर महत्व या लाभ क्या होता है। तो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जितनी भी धातु होते हैं, कौन कौन सी स्थित धातु हैं? यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड। यानी आपको ये 6 से हाँ 8 जो धातुएं दिख रही हैं यहाँ पर आपको 8 ही धातु है ना। हाँ 8 1 मिनट 3 3 6 2 8 जो 8 धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर दिख रही हैं यह क्या करेंगी कि अम्ल से जब क्रिया करेंगी, अम्ल में कोई भी अम्ल हो सकता है, जैसे H2SO4 की बात कर लें, HNO3 की बात कर लें या फिर HCl की बात कर लें। जब हाइड्रोजन से ऊपर स्थित ये सभी जो 8 धातुएं हैं, 8 जो तत्व है, मान लीजिए धातु या फिर तत्व दोनों एक ही बात है, जब ये उससे क्रिया करेंगे अम्ल से तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे? निकालेंगे। हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे? विस्थापित करेंगे या फिर निकालेंगे। आप चीजों को कर सकते हैं। यानी पहली पॉइंट्स क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालती है। हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं या फिर विस्थापित करती हैं, दोनों चीजें एक ही हैं। अब दूसरी पॉइंट्स या फिर इसके महत्व या फिर लाभ के बारे में बात करें तो जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं कौन कौन सी आपको दिख रही हैं? कॉपर, पारा, एल्युमिनियम, यहाँ पर सिल्वर,
और सोना, ये जो आपको चार पांच धातुएं दिख रही हैं, यह क्या करेंगी, जब अम्ल से क्रिया करेंगी तो वह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। दूसरा महत्व इसका ये हो गया। अब तीसरा महत्व के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो अधिक क्रियाशील तत्व होती है ना, वह कम क्रियाशील तत्व से क्रिया करके वह जो अधिक क्रियाशील तत्व होती है, जो अधिक क्रियाशील तत्व धातु होती है, वह कम क्रियाशील तत्व धातु वाले लवण से क्रिया करके कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। कहने का मतलब है कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व के लवण से क्रिया करता है, तो वह क्या करता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के लवण में से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। एक बार फिर से समझिए, जो अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी आपको यहाँ पर जो भी अधिक क्रियाशील तो कोई ऐसा रिएक्शन दिख जाता है जिसमें मान लीजिए आपको कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व दिख रहा है और एक उससे थोड़ा सा कम क्रियाशील तत्व दिख रहा है, तो जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा ना, वह कम क्रियाशील तत्व के लवण में से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन है, आप इसके महत्व या लाभ के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं होती हैं, अभी मैं आपको रिएक्शन भी बताऊंगा। नीचे स्थित धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती। ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब दूसरे तीसरी पॉइंट्स क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के लवण से लवण में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देती है। ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तीन पॉइंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं होती हैं, वे अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाती हैं, लेकिन हाइड्रोजन से जो स्थित धातुएं होती हैं, वह अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। जो अधिक क्रियाशील तत्व होती है, वह कम क्रियाशील तत्व के लवण में से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये चीजें हो चुकी। आपको पहले ये लिखना है सक्रियता श्रेणी के बारे में, फिर ये चार्ट बनाना है, फिर नीचे हेडिंग डाल के ये लिखना है। इसी के जस्ट सामने आपको कुछ रिएक्शन को लिख लेना है। रिएक्शन में आपको समझा के बताऊंगा आखिर लेके आ रहा हूँ। पहले आप इसे पढ़िए, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं। अब हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जितनी भी धातु, इनमें से कोई एक धातु को ले लीजिए। मैंने पहले ले लिया किसको, जिंक को ले लीजिए माना मैंने। अब क्या होगा कि अम्ल से क्रिया करके, अम्ल में आप किसी भी अम्ल को ले लीजिए, मैंने यहाँ पर HCl अम्ल को ले लिया। अब क्या होगा, अब क्या करेगा, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। यानी पहले हाइड्रोजन को आप निकाल लीजिए, यह खुद प्रश्न में दे रहा है कि हाइड्रोजन गैस को यह निकाल देगा। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दो हाइड्रोजन, यानी दो लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो हाइड्रोजन यहाँ पर। अब हाइड्रोजन तो निकल गया, अब बचा क्या, ZnCl2, यानी यहाँ पर Cl2 दो बार है और Zn एक बार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZnCl2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा।
तो यही क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक समीकरण हो जाएगा इसका। आपको ये पॉइंट्स लिखने के बाद जस्ट इसके नीचे आपको रासायनिक समीकरण को लिख लेना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया। इसके लिए आप चाहते हैं इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो इसके नीचे इसका नाम भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। इसका नाम जिंक, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम जिंक क्लोराइड, इसका नाम हाइड्रोजन। अब दूसरे समीकरण की ओर आगे आते हैं। दूसरे समीकरण का क्या कहना है कि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं, यानी आप कोई ऐसी धातु लीजिए जो कि हाइड्रोजन से नीचे स्थित हो। मैंने ले लिया किसको, Cu को ले लीजिए, मान लीजिए कॉपर को। अब क्या होगा कि यह कोई धातु से क्रिया करेगी, अम्ल से अम्ल अम्ल में मैंने H2SO4 को ले लिया, तो यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी, यानी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन होगा। नो रिएक्शन का मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण क्या होगा, नहीं बनेगा। कोई भी रासायनिक समीकरण नहीं बनेगा जब Cu यानी कॉपर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा, तो न हाइड्रोजन विस्थापित होगा न। अब तीसरे पॉइंट्स का क्या कहना है, कोई अधिक क्रियाशील तत्व, मान लीजिए कोई अधिक क्रियाशील तत्व ले लीजिए। कोई अधिक क्रियाशील तत्व लेने के बाद उससे अधिक क्रियाशील तत्व मत लीजिएगा, बल्कि उससे कम क्रियाशील तत्व ही लेना पड़ेगा आपको। मान लीजिए मैंने कोई अधिक क्रियाशील तत्व यहाँ पर Ca को ले लिया, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम। अब क्या करें, कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के लवण में से कोई कम क्रियाशील तत्व लीजिए जो कि Ca से छोटा होना चाहिए, यानी कैल्शियम से छोटा होना चाहिए। कैल्शियम से छोटा में मैंने किसको ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया Al को ले लिया, यानी एल्युमिनियम को ले लिया। और एल्युमिनियम का कोई आप लवण बना लीजिए। एल्युमिनियम का लवण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AlCl3। मान लीजिए मैंने जिंक ही ले लिया, यहाँ पर छोड़िए, मैंने जिंक ले लिया, आपको आसानी पड़ेगी। जिंक क्लोराइड ले लिया जो कि लवण है एक प्रकार का। अब यह क्या करेगा, अधिक क्रियाशील तो आपको यहाँ पर CaZn से अधिक दिख रहा होगा, यानी Ca जो होगा वो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर। वहीं पर जो Zn है कितने नंबर पर स्थित है, 3, 3, 2, 5, 6वें नंबर पर। यानी जो अधिक क्रियाशील तत्व है यह कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से क्या करेगा, विस्थापित करेगा, यानी Zn को धक्का मार के बाहर कर देगा कि बाऊ Zn तू जा निकल जा। Zn आगे निकल गया। अब क्या होगा कि यह जो होगा Ca यानी कैल्शियम जो Zn के साथ जुड़ा हुआ था क्लोराइड, इसके साथ क्रिया करके एक नया यौगिक बना लेगा जिसका नाम क्या होगा, CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा, नया नाम। अब देखिए समीकरण क्या संतुलित है, यहाँ पर Zn एक बार, Zn एक बार, Cl2 दो बार, Cl2 दो बार, C एक बार, C एक बार। यानी आपको इस तरह से समीकरण को सॉल्व भी करके लिखना होगा और संतुलित करके भी लिखना होगा। अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। आप घबराइएगा मत। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी जैसे कि डाउट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट्स को क्लियर किया, भले टाइम लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।